तो एक फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज का जो हमारा पाठ है वह है अन्या से अनन्या। इसकी लेखिका रही हैं प्रभा खेतान जी। आपने इस रचना को आत्मकथा के रूप में लिखा है। यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आइए थोड़ा जान लेते हैं इस उपन्यास के बारे में। अगर हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार एवं कवित्री प्रभा खेतान जी को एक स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण रचनाकार माना जाता है। जो यह रचना है इसमें मुख्यतः यह बताया गया है कि यह जो रचना है स्त्री विशेषता पर इस पर विचार विमर्श किया गया है। प्रभा जी का आत्मकथात्मक उपन्यास अन्या से अनन्या, जो कि इस उपन्यास का नाम है, तक पारंपरिक भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का स्वाभाविक विश्लेषण प्रस्तुत करता दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक समाज में किस तरह स्त्री का पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव को झेलते हुए संघर्ष व तनाव की स्थिति का सामना करती है और उद्योग को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर मोर्चे पर डटकर सामना करती है, या ये सब इस आत्मकथा के मूल तथ्य रहे हैं। एक स्त्री के बारे में यह बताया गया है कि एक जहाँ पे आज हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक जहाँ का मुखिया पिता होता है, वहाँ के समाज में एक स्त्री कैसे समस्त दबावों को झेलते हुए अपने आप को अपने गंतव्य तक पहुँचा पाती है, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। वस्तुतः अपने जीवन के कटु सत्यों को बेबाकी के साथ उजागर करते हुए प्रभा जी संपूर्ण स्त्री जाति को प्रत्येक बाधा को चीरकर आगे बढ़ने की दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास करती दिखाई देती है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में एक महिला द्वारा अपने ही परिवार के लोगों की प्रताड़ना एवं उपेक्षा झेलकर जीवन जीने की दशा कितना कष्टहार है, यह हम इस उपन्यास में पढ़कर जानेंगे। नारी बाहर ही नहीं अपने घर में भी कुत्सित शोषण का शिकार हो जाती है। यह जानकर हम स्त्री की दशा पर विचार करने को बाध्य हो जाते हैं। अतः इस आत्मकथा में जीवन के संघर्षों की सहज गाथा को उद्घाटित किया गया है और यहाँ पे समाज की सोच पर यह प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि जहाँ अपने ही बड़े भाई द्वारा शोषित होने पर लेखिका की माँ उसे मौन रहने के लिए बाध्य करती है। बहुयामी व्यक्तित्व के स्वामिनी प्रभा खेतान का रचना संसार समाज की दोहरी मानसिकता पर व्यंग्य करते हुए बदलने की छटपटाहट को अपनी कृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक समाज में नारी को भोग की वस्तु ही माना जाता है। इस आत्मकथा में यह साफ साफ दिखाने का प्रयास किया गया है। इनकी अपनी अलग विचारधारा है। जरूरी नहीं कि वह हर समय किसी पुरुष पर आश्रित रहें। अपनी आत्मकथा में वे सामाजिक परंपराओं के घेरे को भी तोड़ने का प्रयास करती हैं। वे स्वयं को डॉक्टर सर्राफ की प्रेमिका स्वीकार करती हैं। इस तरह से एक विवाहित पुरुष के साथ अनैतिक संबंध की सार्वजनिक स्वीरोक्ति द्वारा वे आगे बढ़ती चली जाती हैं। इस तरह तथा विरोध और आक्रोश का सामना भी करती हैं, परंतु अडिग रहते हुए भी वे जीवन में अपने आप को आगे ले जाती हैं। बचपन से ही अपने सांवले रंग के कारण प्रभा जी यहाँ अपनी स्वयं की माता द्वारा अपेक्षा का पात्र बनती थी। क्योंकि वो सांवली थी तो हमेशा इनकी अपेक्षा होती थी, और ये किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं अपनी माँ के द्वारा ही इनको अपेक्षा मिलती थी। 14 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई द्वारा यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं, जिससे इनके सब्र का बांध टूट जाता है। तो मतलब कहा जा सकता है एक स्त्री जब उसका भाई ही एक 14 वर्ष की उम्र में उसका यौन शोषण करे तो फिर कहीं ना कहीं ये इनके लिए, एक स्त्री के लिए, बहुत ही अपमानजनक बात रही है। 14 वर्ष की आयु के बाद उसके बाद परिवार के लोगों द्वारा सत्यता जान कर भी सभी मौन रहते हैं। बड़े भाई द्वारा उनकी फीस भरने आगे क्या कहते हैं, उनकी दाई माँ की गोद ही उनके लिए एकमात्र आश्रय रह जाती है। और इस प्रकार, लेकिन जब वो आवाज़ उठाती हैं प्रभा खेतान जी, तब भी उनको ही गलत ही ठहराया जाता है। इस प्रकार अपने विद्यालय में अत्यंत कुशाग्र व प्रतिभाशाली छात्रा का गौरव पाने वाली प्रतिभा अपने पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से घुटन एवं टूटन से जूझ रही थी, यह वर्णन पाठकों को द्रवीभूत कर देता है। पारिवारिक उपेक्षा के वंश के कारण ही डॉक्टर सर्राफ की जरा सी भी सहानुभूति उनके मन में प्रति प्रेम की अटूट भावना को जन्म दे देती है। यह जानते हुए भी कि डॉक्टर सर्राफ के अन्य महिलाओं से अत्यंत अतरंग संबंध है, वे बिना किसी झिझक के उन्हें अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती हैं।
इस प्रकार के भारतीय समाज के दायरे को तोड़ देती हैं, क्योंकि वह डॉक्टर सर्राफ पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थी। इस तरह की लेखिका ने आत्मसंघर्ष से भरी हुई आत्मकथा के माध्यम से निजी जीवन के पृष्ठों को बेबाकी के साथ खोलकर रख दिया है। भारतीय समाज के दिखावटी खोखले कोरे मूल्यों की प्रासंगिकता और उस पर खुलकर प्रश्न किया गया है। समाज जहाँ एक ओर नारी की पूजा की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उसे भोग्या मानकर पद दलित करने पर से बाज नहीं आता। इस दोहरी मानसिकता पर आघात करते हुए प्रभा जी ने समाज की घृणित मनोवृत्ति पर से पर्दा उठाने हेतु साहसिक कार्य किया है। यह आत्मकथा प्रकाशित होने के साथ ही विवादों से घिर जाती है और दूसरी ओर बेशर्म नारी द्वारा प्रस्तुत निर्लज प्रयास कहा जाता है। परंतु प्रतिष्ठित माना इस कृति में प्रतिभा जी ने स्त्री जीवन से जुड़े घात प्रतिघातों पर विस्तार से चर्चा करते हुए यदि कहा है कि यदि नैतिक प्रतिमान गिर रहे हैं तो उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। स्त्री की दयनीय दशा पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं के भोगे हुए यथार्थ पर से पर्दा उठाना अत्यंत आवश्यक था। उनके द्वारा समाज में स्त्री को सुरक्षित बनाने के लिए उसके मन की असुरक्षा की भावना को सबसे पहले दूर हटाना था। प्रत्येक स्त्री द्वारा मौन को तोड़ते हुए शोषण का विरोध करने के लिए आगे आना था। इस तरह से ही वे इस कृति के माध्यम से स्त्री विमर्श की प्रमुख समस्याओं को सामने लाती हैं और उनके समाधान का मार्ग भी सुझाने का प्रयास करती हैं। यह आत्मकथा पुरुष प्रधान समाज में एक साधारण स्त्री द्वारा अपने प्रयासों के बल पर असाधारण बन जाने की अभूतपूर्व कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए नारी संवेदना को सर्वोत्तम अभिव्यक्ति प्रदान करती है। नारी के संघर्षों एवं जय पराजय के भावुक क्षणों से पाठकों को अभिभूत कर देना ही आत्मकथानात्मक उपन्यास की मूल संवेदना रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य से अनन्या तक स्त्री विमर्श की अनन्यतम कृति है। ये था एक छोटे शब्दों में सारांश। आइए पूरे पाठ को पढ़ते हैं। अब साहित्य की सभी विधाओं में आत्मकथा लिखना बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। साहित्य की कई विधाएं हैं, लेकिन आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो आत्मकथा लिखना होता है ये एक दुविधापूर्ण कार्य है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि आत्मकथा का मतलब ऐसी कथा जिसका संबंध लेखक से जीवन होता है। जैसा कि आपको पता है, आत्मकथा का तात्पर्य यह होता है कि जीवन में आप बीती जो होती है, एक लेखक का जो जीवन होता है उसी का परिचय दिया जाता है, उसी को लेखनी द्वारा परिदृश्य किया जाता है। तो जिस तरह और कहा जाता है जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का दर्पण होती है। क्योंकि आत्मकथा में एक लेखक वही लिखता है जो उसके जीवन में घटित होता है, जो उसके जीवन में हुआ होता है, उसी का परिदृश्य वह लेखनी द्वारा अपने पन्नों में लिखता है। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का ही नहीं अपितु समय एवं परिवेश का भी ब्यौरा होता है। जीवन का तो होता ही है, लेकिन उस समय और परिवेश का जरूर होता है जहाँ से जब की वह बात रखता है। अगर बचपन की कहानी आत्मकथा में जाहिर सी बात है वो अपने बचपन के पहलुओं को रखेगा, अपनी समस्त अवस्थाओं को रखता है। आत्मकथा में लेखक जीवन अनुभव द्वारा अर्जित अनुभूतियों एवं अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। आत्मकथा में लेखक नितांत अभिव्यक्त अनुभव को व्यक्त करने तथा सामाजिक परिवेश से अपने को मुक्त नहीं रह पाता, क्योंकि आत्मकथा में वह अपनी समस्त जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका वर्णन वह करता है। कोई भी लेखक हो, कोई भी लेखिका हो, आत्मकथा में अपने जीवन का वर्णन करता है। जब आत्मकथा के लेखन में एक स्त्री हाथ आजमाती है तो उसके लिए यह कार्य अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक स्त्री के लिए प्रभा खेतान जी कहती हैं कि एक पुरुष के लिए तो यह कार्य कठिन होता ही है, अपितु जब एक स्त्री इसमें अपना हाथ आजमाती है तो यह उसके लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जो नारी, और वो भी कब, जब जो नारी संघर्ष के कई पहलुओं को अपने सामने रखती हो। ऐसे ही चर्चित आत्मकथाओं में प्रभा खेतान की अनन्या से अनन्या का विशिष्ट स्थान है, जो प्रभा खेतान का मत है। आगे देखते हैं। आत्मकथा लिखना तो स्ट्रिप्स का नाच है। आप चौराहे पर एक एक कर कपड़े उतारते जाते हैं। लिखने वाले के मन में आत्म प्रदर्शन का भाव किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। मन के किसी कोने में हल्की सी चाहत रहती है कि लोग उसे गलत नहीं समझें। कोई कुछ भी लिख रहा है, उसे सही परिक्षेप में लिखा जाए। उन्होंने आत्मकथा का महत्व को लेकर लिखा है।
प्रभा खेतान जी आत्मकथा के ऊपर लिखती हैं कि स्पष्ट रूप से लिखी गई आत्मकथा का अपना महत्व है। इतना भी जानती हूँ कि उपन्यास से अधिक दिनों तथा आत्मकथा अधिक दिनों तक आत्मकथा जीवित रहती है। किसी भी आत्मकथा में एक मैं है जो प्रामाणिक रूप से अपनी यात्रा कर रहा है, जिसे खारिज करना किसी के लिए संभव नहीं। अर्थात कोई भी लेखक हो, जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें वह अपने आप को, अपने जीवन वर्णन को उस लेखनी से दूर नहीं रख पाता है। वह पहली बात तो आत्मकथा है तो जाहिर सी बात है अपनी कथा, आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ देखें तो अपनी कथा लिखना, तो उसमें अपना जीवन वृत्तांत आवश्यक है, अवश्य होता है। आगे पढ़ते हैं। मन के किसी, ये हो गया कथा को लेकर लिखा है, ठीक है। आगे कहते हैं कि समकालीन नारीवादी लेखिकाओं में प्रभा खेतान सर्वोपरि नाम है। जब उनके समकालीन देखा जाए तो उनमें जो सबसे ऊंचा नाम होता है, सर्वप्रमुख नाम है, उसमें प्रभा खेतान जी का है। उनका साहित्य ही उनकी पहचान रहा। अन्या से अनन्या स्त्री जीवन एवं पीड़ा संघर्ष का दस्तावेज है। चूँकि इसमें सिर्फ प्रभा जी की पीड़ा या संघर्ष नहीं है, बल्कि समाज की उन सभी स्त्रियों की पीड़ा और संघर्ष की अभिव्यक्ति है जिन्होंने भोगा है। स्त्री अपनी अस्मिता की तलाश में सदियों से संघर्ष कर रही है। उपेक्षित जीवन को अपना नसीब मानने वाली नारी प्रेम के अभाव में कुंठित एवं व्यथित हो जाती है। वह लड़की जिसके बचपन को कोई अपना कहा जाने वाला ही उसे कुचल देता है, बड़े भाई से बलात्कृत एवं बचपन में परिवार के माँ के प्यार से वंचित एवं उपेक्षित प्रभा जी के जीवन की ही एक प्रेम की सबसे बड़ी कमी रही है। उन्हीं के शब्दों में कहें, कैसा अनाथ बचपन था, अम्मा ने कभी मुझे गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों तक उनके कमरे में दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, लेकिन शायद अपनी रज़ाई में सुना ले, लेकिन शायद, मगर एक शाश्वत दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं पाती थी। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा नारी को अपने अनुरूप जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। नारी ने भी अपने आप को पुरुषों के द्वारा निश्चित सांचे में डालने का प्रयास किया है, डालती हैं, और इसके विरोध में जिस किसी ने भी आवाज़ उठाई है वह समाज की दृष्टि से हीन बन गया है। आज भी स्वयं की तलाशती एवं अपने अस्तित्व के लिए स्त्री संघर्ष करती है। अन्या से अनन्या मैं अविवाहित, आगे उसमें क्या लिखा है, मैं अविवाहित, आत्मनिर्भर एवं अस्तित्व को तलाशती हुई स्वाभिमानी स्त्री के कटु एवं भीषण संघर्षमय पक्ष को उजागर किया है। प्रभा जी का बचपन प्यार एवं पारिवारिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ है, और उनका जीवन सामाजिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ है। विवाह के बाद स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है जिसे परमेश्वर उपाधि प्राप्त है। लेकिन क्या कोई पुरुष एक स्त्री के लिए बलिदान दे सकता है, जी सकता है, उतना कर सकता है जितना स्त्री? औरत जैसे पुरुष के लिए जीती है, पुरुष भी क्या औरत के लिए नहीं जी पाता? क्या जी सकता है? कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी संस्कार के नाम पर स्त्री का शोषण ही हुआ है। उसके लिए सती सावित्री का एक आदर्श निश्चित किया गया है। पाप और पुण्य जैसे मिथक स्त्री के संदर्भ में क्यों ही निश्चित किए जाते हैं? क्या यही स्त्री की दुनिया है? वैश्विक संदर्भ में नारी की स्थिति भारत की नारी से भिन्न नहीं है। इस आत्मकथा में भारतीय एवं अमेरिकी औरत के भयानक सच को प्रस्तुत किया गया है। हमारी औरत, वह चाहे बालकटी हो या गांव देहात से आई हो, कहीं की भी हो, सुरक्षित नहीं है, और उनके साथ कुछ भी घट सकता है। सुरक्षा का आश्वासन पितृसत्तात्मक मिथक है। स्त्री कभी सुरक्षित थी ही नहीं। पुरुष भी इस बात को जानता है। इसके लिए सतीत्व का मिथक संबंधित करता है। सती सावित्री रहने का निर्देशन स्त्री को दिया जाता है। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। समाज में विवाहिता को जितना महत्व दिया जाता है, उतना मान सम्मान अविवाहिता को नहीं दिया जाता। विवाह नामक संस्था में जिस प्रेमी की परिणति होती है, वह व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता को बांधती है। प्रभा जी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पागल थी जो उनसे 20 वर्ष बड़े थे और विवाहित थे। उन्होंने पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर दी जिन्होंने उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जीवन भर प्रेमिका बनकर अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाती रहीं। भारतीय समाज में प्रेमिका को महत्व नहीं दिया जाता। जिस समाज में विवाहिता
स्त्री को निरंतर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वह प्रेमिका के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रभा जी को भी अपने अविवाहित रिश्ते को लेकर समाज से संघर्ष करना पड़ा है। उनके मन में यह आत्मसंघर्ष है कि स्वयं उनकी पहचान क्या है। मैं प्रभा केतान, मैं कौन हूँ, क्या मेरी पहचान है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं विधवा नहीं। क्योंकि कोई दिवंगत पति नहीं, मैं कोठे पर बैठी हुई रंडी भी नहीं। क्योंकि मैं अपनी देह का व्यापार नहीं करती, मैं किसी पर निर्भर नहीं करती, स्वावलंबी हूँ। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ऐसी दकियानुसी समाज के परंपरागत मापदंड को प्रभा जी अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि विवाह ओवरडेटेड संस्था है, इसलिए उस संस्था को महत्व देने की जरूरत नहीं है। प्रभा जी दाम्पत्य जीवन के परंपरागत मापदंडों को अस्वीकार करती हैं। अमेरिका के स्त्री जीवन के अंतर्गत डॉक्टर डी और मिसेस डी का वैवाहिक जीवन, आयलन का जीवन मरेल की गृहस्थिति को प्रस्तुत किया है। जब प्रभा जी मरेल की बेटी लारा से पूछती हैं कि तुम अपनी माँ से क्यों नफरत करती हो, तब उसका जवाब भी समाज को सच्चाई प्रस्तुत करता है। नहीं, दरअसल हम सब और मैं, मेरी बहन नैन्सी, एक बीमार व्यवस्था की उपज हैं। प्रभा जी पत्नीत्व नामक संस्था एवं समाज से पूछती हैं, क्या सारी वैधता 7 फेरों से मिलती है? क्या विवाह व्यवस्था ही शाश्वत सत्य है? क्या विवाह से परे किसी रिश्ते का वजूद नहीं? त्रासदी तो यह थी, ना हमारी शादी हो सकती थी और ना हम अलग हो पा रहे थे। क्या इन सामाजिक मान्यताओं से पहले कोई समाज नहीं था? क्या उस समाज में स्त्री पुरुष के विवाहेतर संबंध हुआ नहीं करते थे? प्रभा जी परंपरागत रूढ़िवादी समाज के सामने खुलकर अपने आप को डॉक्टर सर्राफ की प्रेमिका घोषित करती हैं। जीवन में आर्थिक परेशानियां झेलने के बावजूद कभी डॉक्टर साहब ने से आर्थिक सहायता नहीं मांगती और परंपरागत रखैल का सांचा तोड़ती हैं, क्योंकि स्त्री के लिए ही रखैल का उपनाम निश्चित किया गया है। ऐसा कोई उपनाम एक पुरुष के लिए क्यों नहीं निश्चित किया जाता? प्रभा जी अपने अविवाहित रिश्ते को लेकर समाज की नज़र में पथभ्रष्ट और अपवित्र थी। वे अन्य से भी कमतर अन्य थी। मैं वह अन्य थी जिसे निरंतर निर्मित किया जा रहा था, क्योंकि महज मेरा होना पत्नीत्व नामक संस्था को चुनौती दे रहा था। सहमति की खोज में मैं बुरी तरह थकने लगी थी। मैं बस पत्नी के बीच एक वाह थी, पति पत्नी के बीच एक वाह थी, एक बाहरी तत्व, अनचाही स्वीकृति। इस आत्मकथा से प्रभावित होकर अभय कुमार दुबे ने लिखा है। प्रभा खेतान ने आत्मकथा लिखकर स्त्री जीवन की दुर्बलताओं के प्रामाणिक ब्यौरे पेश किए और उनके आईने में समाज को मजबूर किया है कि वह स्त्री पुरुष संबंधों पर एक बार फिर से सोचे। जब डॉक्टर सर्राफ 50 की उम्र में कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब डॉक्टर साहब की 100 की फेरी में प्रभा जी को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें परिवार का सदस्य नहीं समझा जाता। तब सवाल उठता है कि जिसके लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी, उसने जीवन में कोई उसकी पहचान नहीं है। उनकी स्मरण सभा में उन्हें कई रूपों में संबोधित और याद किया गया। कलकत्ते के वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, सफल डॉक्टर पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ कर गए हैं। प्रभा खेतान नामक स्त्री का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। प्रभा खेतान की आत्मकथा का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर सरजू प्रसाद मिश्र ने लिखा है, अन्य से अनन्य प्रभा खेतान नामक लेखिका की नियत की इतवृत्ति भले ही हो, भारतीय नारी की दशा एवं दिशा का दर्पण तो वह निश्चित ही है। इस तरह अन्य से अनन्य में नारी जीवन को बेबाक बिना किसी दुराव छिपाव से प्रस्तुत किया है। स्वैच्छिक प्रेम को समाज सार्थकता दे नहीं पाता। किसी एक को ईमानदारी से प्यार करना पवित्रता नहीं है। इस आत्मकथा ने स्त्री पुरुष संबंध पर समाज को नए तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सही मायने में देखा जाए तो यह आत्मकथा उपेक्षित होकर अकेलेपन को भोगने वाली स्त्री संघर्ष की त्रासदी है। यह थी आत्मकथा, एक आत्मकथा थी प्रभा खेतान जी की, जिसमें उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का वर्णन बिना किसी डर के बिल्कुल बेबाक होते हुए रखा है। अपने जीवन के संघर्ष को, अपने बचपन में जो हुआ, उनका बचपन में हुए शोषण को बिल्कुल सामने एक विस्तृत रूप में उसका वर्णन किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी सामाजिक परंपरा की रोक टोक से। और शायद यही एक कारण है जो
आपकी आत्मकथा अन्य से अनन्या को सर्वोपरि विशिष्ट बनाता है। धन्यवाद।